नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज के दिन इस वीडियो में CHSL मेंस का पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। CHSL 2024 मेंस का पेपर निहायत ही आसान पेपर था। इसे अगर आप लगा रहे हो तो 12-15 मिनट में इसके 30 के 30 क्वेश्चन पूरे लगा सकते हो। लेकिन मैं इसका सलूशन आपको आराम आराम से कराऊंगा और आराम से सिखाऊंगा, क्योंकि आपको इसका सलूशन देखना भी है और आपको पैटर्न भी समझना है कि TCS किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। जो CGL मेंस वाले बच्चे हैं वो CHSL के इस पेपर को और इसके पैटर्न को देखते हुए जरूर जाएं, और जिससे उनको चैप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगे। जब से TCS पेपर कंडक्ट करा रही है कुछ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है जो है। CGL मेंस का पेपर थोड़ा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इस पेपर से आपको लगभग लगभग अंदाजा होगा कि CGL मेंस का पेपर कैसे आ सकता है। वैसे जिस हिसाब का आपका पेपर आ रहा है उससे करीब 100 गुना ऊपर तो हम आपको अपने मेंस के बैच में पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से कोई मेरा मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकता है। 100 रुपये की फीस है, वो भी रिफंडेबल है। और अगले साल की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने मैथ्स की स्पीड बढ़ानी है, तो भी आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो CHSL 2024 मेंस के इस पेपर का सलूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जो कि निहायत ही ज्यादा आसान था। दिया हुआ है ए मिल्क वेंडर हैज 75 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर्स ऑफ टोन्ड दूध एंड 30 लीटर्स ऑफ फुल क्रीम मिल्क। These should be kept in separate trays in such a way that each tray contains equal amount of milk and two types of milk should not be mixed in one tray. What is the minimum number of trays needed to hold all the milk? इस सवाल को देखते हुए कुछ सेकंड में सवाल सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन मैं वो कुछ सेकंड नहीं लगाऊंगा। जो है मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल कैसे लगना है। देखो, जब भी आपसे पूछा जा रहा है सवाल में ध्यान से देखिएगा कि इसको पहचानते कैसे। जब मिनिमम नंबर पूछा जाए तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपको SCF निकालना होता है। मैक्सिमम पूछा जाए तो LCM निकालना होता है। इन तीनों नंबर को ध्यान से देखोगे तो इनका अगर आप HCF निकालो, इनका SCF निकालोगे तो 15 निकल जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछा जाए जो है कि एक ऐसा बर्तन, ठीक है ना, जो इतने लीटर का अगर अपन ले ले, इतने लीटर का अगर ले ले तो इनको जो है 3 ट्रेज में डाला जा सकता है या 3 बकेट में भरा जा सकता है। और इसको ध्यान से देखो, सॉरी, इसको 5 में भरा जा सकता है। 15, 25, 75, इसको 5 में भरा जा सकता है, इसको 3 में भरा जा सकता है, इसको 2 में भरा जा सकता है। तो कुल मिला जुला के 10 डिब्बे चाहिए जब आपस में मिक्स ना करें। ये 75 लीटर को 5 15-15 के लीटर के डब्बे में डाला जा सकता है, 45 को 3 अलग अलग ट्रे या डब्बे में डाला जा सकता है, 30 को 2 अलग अलग में डाला जा सकता है। तो टोटल मिला के 10 डब्बे या 10 ट्रे चाहिए। यही सवाल का जवाब था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जब भी मिनिमम पूछे तो आपको SCF निकालना रहता है। फिर नंबर पूछे तो अलग अलग नंबर्स को उसी SCF से भाग देके सबको जोड़ देना रहता है। ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व होता है। अगर LCM SCM नहीं आता आपको अच्छे से तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में सारे चैप्टर्स को सीखने के लिए। आप बेसिक बैच चाहे तो बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस बैच चाहे तो मेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कंटेंट रहता है। फीस के नाम में मैं कुछ नहीं चार्ज करता हूँ। 100 रुपये मेंस की फीस है और 10-20 रुपये मैं बेसिक बैच के लिए चार्ज करता हूँ, जिसमें 200-250 घंटे पढ़ा रहा हूँ जो है। और मुझे मैथ्स आती कि नहीं आती है, मेंस के पेपर के सोल्यूशन से आप समझ जाओगे। अगला सवाल था जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी पे था। पूछ रहा है क्वाड्रिलेटर है विद इक्वल डायगोनल्स एंड अपोजिट साइड इज ऑलवेज है। समान विकर्णों और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव होता है। आयत की डेफिनेशन है भैया। आयत में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है जो है, यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, रेक्टेंगल होता है जो है, ये एक आयत होता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन पे सवाल पूछा गया था, जो कि जिस बच्चे को जानकारी थी वो कुछ सेकंड में टिक मार देता, जिस बच्चे को जानकारी नहीं थी वो इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर सकता था। अगला सवाल है कि इन ए ट्रायंगल PQR द इन सेंटर इज A एंड QAR इज इक्वल टू 116 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ QPR। देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, बस आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये अगर इन सेंटर है और ये वाली जो डिग्री है और इस वाली डिग्री के बीच में जो है आपको एक रिलेशन दिया होता है, जो हर शिक्षक तकरीबन पढ़ाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ सर, ऐसा है जो है। तो एक त्रिभुज PQR में ये दिया हुआ है PQR, अंतः केंद्र A है, ये A दिया हुआ है, और QAR दिया हुआ है 116 डिग्री। QAR ये दिया हुआ है 116 डिग्री, ठीक है ना। QAR दिया हुआ है 16 डिग्री। तो इधर वाला जो होता है ये आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि 90 - A/2 या 90 + A/2 होता है। बस इतना ही ध्यान देना होता है, इसके सिवा और कुछ ध्यान नहीं देना होता है। तो ये अगर 116 डिग्री है तो ये जो बराबर होता है, ये अगर आपका डिग्री है, मान लो ये मैंने अगर P ले लिया, ठीक है ना, QPR की माप पूछा है, तो ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, ये वाला एंगल पूछ रहा है।
तो ये होता है 90 प्लस पी बाई टू, यही बेसिक फॉर्मूला होता है, बस यही होता है, पी बाई टू होता है। तो इसमें से जैसा 116 में से 90 घटाओगे तो 26 डिग्री आ जाएगा, 26 गुणे 2 करोगे तो आपका 52 डिग्री आ जाएगा, ये पी की वैल्यू होगी, यही निकालना था, यही फॉर्मूला होता है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पे था, कुछ सेकंड लगता और सवाल आपका निकल जाता। अगले सवाल की तरफ चले जो है, अगला सवाल है 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। तो कुल मिला जुला के जो तरुण है, कौन हरा रहा है, तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है फिर भी हरा देता है, मतलब जो तरुण है वो हरि से 60 और 40 100 सेकंड कम लेता है, ये 100 सेकंड कम लेता है, ये 100 सेकंड लेस लेता है। कौन, तरुण हरा रहा है, तो तरुण 100 सेकंड लेस ले रहा है, कम ले रहा है। और हरि क्या होगा, हर तरुण से जो है 100 सेकंड जो है ज्यादा लेगा। देखो हरि की चाल दी हुई है, हरि की चाल दी हुई है 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो हरि कितना समय लेगा भाई, 2400 मीटर दौड़ना है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, तो 2400 बटा 6 ये कितना समय लेगा, ये 400 सेकंड लेगा। कितना लेगा, 400 सेकंड लेगा हरि, और तरुण इससे 100 सेकंड कम ले रहा है, तो तरुण कितना लेगा, 300 सेकंड लेगा। और अगर ये 300 सेकंड ले रहा है और इसको अगर 2400 मीटर का सफर तय करना है तो 300 सेकंड से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 24 8 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ जाएगी। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे वाहियात और सबसे बकवास सवाल पूछा गया है, मतलब ऐसा तो प्री में भी सवाल नहीं पूछा जाता जैसा कि मेंस में सवाल पूछा गया है। इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट जो है बैचेज में सारे शिक्षक आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है, इसे 15%, 8%, 5% की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का तरीका है। सक्सेसिव डिस्काउंट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये होता है आप 15%, 8% और 5% इसको फॉर्मूले से निकाल लो, x + y - xy/100 से, वो तरीका यहाँ कारगर नहीं होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/20, 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 2/25, और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो आप यूं कहते हो कि 20 की कोई चीज है जिसमें से 3 डिस्काउंट दे दिया गया है, 17 पर बेचा गया है। 25 की कोई चीज थी, 2 डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब 23 पे बेचा गया है। 20 की कोई चीज थी, 1 डिस्काउंट दे दिया है, 19 पे बेचा गया है। आपको जो है, आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये 2800 के बराबर है। इसको जरा गुणा करोगे तो 2 दूनी 400, 400 का 25 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 2500 का 100। तो ध्यान से देखो, ये आपका कितना हो जाएगा, 400 गुणे 2500। इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2800 दी हुई है। ये काट दोगे, ये कट जाएगा, ये काट दोगे, ये कट जाएगा जो है, ठीक है ना। सॉरी 2500 ये हो गया, 400 ले लिया तो 25 का गुणा करना है, ठीक है ना, ये हो गया 25। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100 की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी कितनी आ गई है, 28 के बराबर आ गई है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है 17, 23, 19 के गुणा की, ठीक है ना। 17 गुणे 23 गुणे 19 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 28/100 गुणे में ये सारी वैल्यू हो जाएगी 17 गुणे, ध्यान से देखना, गुणे 23 गुणे 19। और ध्यान से देखोगे तो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट वाइज आप खेल सकते हो जरा। इन दोनों का यूनिट डिजिट कॉमन है, लेकिन एक बार देखते हैं क्या यूनिट डिजिट 6 आता है, तब तो और आगे गुणा करेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता तो बात बन जाएगी अपनी। देखो यहाँ नीचे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगना है, 2 सब में लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से गुणा करो, 8 × 7 = 56, यहाँ 6 आया, और 9 × 3 = 27, 7 आया, और 7 × 6 = 42, इसका यूनिट डिजिट 2 आया। एक ही में यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड सही हो जाएगा। और किसी को पूरा गुणा करना है तो पूरा गुणा कर लो भैया, लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चा है जिसको यूनिट डिजिट लगाने आता है, लग रहा है तो लगा लिया अपन ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इस सवाल, जो ये CHSL मेंस का सवाल था, ये वाकई में 12-15 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जो आखिरी क्वेश्चन है शीट का, वही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सोचने लायक था, बाकी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन मजाक और पिद्दी भर के थे। ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समांतर है, ये दिया हुआ कुछ इस तरीके से, ABCD के समांतर है। E तथा F उन भुजाओं AD और BC के मध्य बिंदु है जो समानांतर भुजाएं नहीं है, मतलब ये समांतर नहीं है, तो इनके जो है E और F जो है मध्य बिंदु है। यदि EF AB के समानांतर है, जो EF है ये इन दोनों के समांतर है, भाई एक दूसरे के समांतर है, ये इसके समांतर है तो इसके समांतर हो जाएगा। फिर ये दिया हुआ है 28 और ये दिया हुआ 18, तो पूछा है EF। अगर ऐसा होता है कि ये समांतर है और ये भी समांतर है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो जो EF की लेंथ होती है ना, जो EF की लेंथ होती है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे सिखाई जाती है कि ये दोनों के सम का आधा होता है, 28 + 18/2 होता है।
तो 8 8 16, 16 के भाग दोगे ये 3 हो जाएगा, जो है किसी के आखिरी में 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो है 23 आएगा। ये 46/2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 28 18 46, 46/2 जो है ये क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो EF की जो लंबाई पूछी थी वो कितनी होगी, वो 23 होगी, और सही जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। अब जिसने ज्योमेट्री सही से पढ़ी है उसे तो ये सीधे सीधे पता होगा कि भाई ये अगर इसके समांतर है, ये इस दोनों के समांतर है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो ये इन दोनों के सम का आधा होता है, बस यही है। और ये थ्योरी पढ़ाते वक्त हर शिक्षक पढ़ाता है, ऐसा नहीं मेरे को आता है, सारे शिक्षक आपको पढ़ाते होंगे। इस सवाल में कोई दम नहीं था। अगला सवाल दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, वहां दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता दूं ये कॉसेक स्क्वायर ए है माइनस कॉट स्क्वायर ए है। ध्यान से इसे देखो, ये सेक स्क्वायर ए जो है ये tan स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर ए होगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो भी 1 होता है। तो कुल मिला जुला के 3 + 4 इसकी टोटल वैल्यू 7 आ जाएगी। जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है ये कॉट स्क्वायर ए होता है। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे, ध्यान से देखो, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। और ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है तो एक दोनों से कट जाएंगे, तो इस वाले सेक्शन में सिर्फ 3 बचेगा। और इधर देखोगे तो ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हम जो फॉर्मूला याद रखते हैं वो ऐसे याद रखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इधर रखोगे तो यही हो जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मान 1 है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, टोटल मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत प्यारा सा और बहुत वाहियात सा सवाल था। अगला सवाल है, इस सवाल को करते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। पहले ऑफ सॉल्व होता है, फिर भाग सॉल्व होता है, फिर गुणा सॉल्व होता है, ये आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, ये सबसे पहले सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 64, और ये 4 आप 4 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 16। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को रिप्लेस कर लेना होता है, अगर इनको रिप्लेस नहीं किया तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक लाइन और लिख लेता हूं, क्योंकि ऐसे सवालों में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एक आध बार लिख लेना होता है। तो 24 × 8 भागे 8 बटे 64, ठीक है ना। ये 8 बटे 64 हो गया, फिर भागे दिया हुआ है 8 और 4 × 4 कितना हो गया, ये हो गया 16। तो जितना भाग है उसको करने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसको रिवर्स कर लेते हैं, उसको गुणे में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिवर्स कर लेते हैं। गलती होने के चांसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा इस सवाल को धीरे करते हैं, ये सबसे सही तरीका होता है। ये 8 है, ये भाग है, तो इसको गुणा करके 1/64 कर देते हैं, इसको गुणा करके 1/8 कर देते हैं, और फिर गुणे को गुणे ही रहने देते हैं, गुणे को गुणे ही रहने देते हैं। फिर आराम से इसे काट सकते हैं, जैसे हम इसे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। माइनस भी कहीं था यार, माइनस मिस तो नहीं कर गया, माइनस मिस कर गया मैं, माइनस मिस कर गया हूँ, माइनस मिस कर गया हूँ। एक बार फिर से करते हैं, माइनस मिस कर गया हूँ, क्योंकि माइनस मिस करूंगा तो बहुत दिक्कत करेगा। अच्छा, ऊपर वाले में है लिखा ही हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, नीचे वाले में लिखा हुआ है, ठीक। नीचे वाला देखना, ऊपर वाले में कुछ एरर है, टाइपो एरर है, नीचे वाला देखना, ये वाला सेक्शन देखना, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन देखना। हमने लिखा 5 + 24 × 8, और 8 लिखा हुआ है, तो ये भागे कितना हो जाएगा 64। ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस है, माइनस के बाद हमने 8 लिखा हुआ है, फिर भाग लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, 4 × 4 मतलब क्या हो गया 16। पहले इसको गुणा करेंगे, ये सबसे पहले करते हैं, फिर अपन इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सवालों को एग्जाम में हमेशा धीमे सॉल्व कीजिएगा, वरना कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। 24 × 8, अब ये भाग को क्या कर सकते हो 1/64 लिख सकते हो गुणा करके, ठीक है ना। फिर 8 है, गुणे 1/8 और गुणे 16 कर सकते हो, ठीक है ना। तो कर लिया अपन ने। तो ध्यान से देखो, ये 8 ये 8 से कट गया, ये 8 बटे 64, ये 8 काटोगे 8 त्रिक हो गया, तो 5 से 15 हो गया। जरा ध्यान से देखो, माइनस में अगर देखोगे तो कितना आ रहा है, ये 8 से 8 कट गया, ये बचा हुआ है 16, सॉरी ये 5 से 15 नहीं है, ये 5 + 3 हो गया, 5 + 3 -16 हो गया, तो ये 8 हो गया, 8 - 16 हो गया, तो कितना आ गया, -8 आ गया।
थोड़ी भी सावधानी घटेगी तो ये सवाल गलत हो जाएगा, और ये इसी वजह से दिया ही जाता है कि आप अननेसेसरी टाइम बर्बाद करो जल्दबाजी में, क्योंकि देख के लगता है बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में 2-4 सेकंड ज्यादा दे दो यार, ठीक है ना, और 1-2 स्टेप लिख लो। कई जगह हम ये बताते हैं कि आप स्टेप काट दो, वहां काम चल जाता है, पर इस तरीके के सवालों में 1-2 स्टेप लिख लो, क्योंकि इसमें गलती हो जाती। बहुत सरल सवाल होते हैं, लेकिन गलती करके हम अपने 3 नंबर क्यों गंवाएं। अगला सवाल है, 5 पूर्णांकों का औसत 48 है, प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है, 5वां पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 5 नंबरों का अगर औसत 48 है तो टोटल उनका जो सम होगा कितना हो जाएगा, 5 बटे 40, 5 का 20, 4 24, 240 सारे नंबरों का सम है। बोल क्या रहा है कि जो 5वां नंबर है, मैंने मान लिया कि 5वां नंबर x है, तो बाकी 4 का जो औसत है वो x/2 है। तो x/2 औसत है, 4 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, उनका टोटल हो जाएगा। तो 4 का टोटल प्लस 5वां 240 के बराबर होना चाहिए। ये काट देंगे तो 3x बराबर क्या होना चाहिए, 240 होना चाहिए, और x निकालेंगे याद से क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 5वां नंबर ही पूछा था, जो कि हमने 5वां नंबर यहां से मांगा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत छोटू सा सवाल था, कुछ नहीं था। देखो हो सकता है कोई शिक्षक आपको डरा दे, बवाल पेपर आया था। वैसे तो मैंने नहीं देखा किसी शिक्षक ने डराया होगा, क्योंकि पेपर ही वाहियात है। और इसी बार का पेपर वाहियात नहीं है यार, सीजीएल मेंस का पिछली बार भी मैंने सोल्यूशन कराया था, मैंने बोला था बहुत वाहियात पेपर है, कुछ जान नहीं है, कुछ दम नहीं है। टीसीएस ज्यादा दम लगा के मैथ्स में पूछ ही नहीं रही है, मैथ्स का वेटेज मेंस में हल्का कर ही रही है। अगला सवाल है, एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला स्नातकोत्तरों की संख्या क्रमशः 40, 80 और 60 है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए संगत कोण क्या होगा। देखो ये 3 को पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है, तो तीनों का सम निकालोगे तो 8 4 12 6 18, 180 आपकी ये वैल्यू आएगी। ये सब मिला के 360 डिग्री को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अगर बोलूं कि एक जो वैल्यू है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब बस आप ये देख लो कि सीक्वेंस में किसका पूछा है, दिया किसका है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट का, और कॉमर्स का ही पूछा है, तो मतलब 40 नंबर्स का पूछा है। 40 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 80 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने नंबर है वो सारे नंबर मिलकर 360 डिग्री को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री को करेगा और 40 80 डिग्री को करेगा। यही सवाल बताना था। अब इससे ज्यादा घटिया वाहियात मेंस में क्या सवाल पूछा जा सकता है। अब चाहे आप किसी से भी पढ़ लो यार, किसी मतलब किसी एक आम शिक्षक से पढ़ लो जो 6वीं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड को पढ़ाता होगा, वो भी ये आपको बता देगा। और ये रही जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और एग्जामिनर सवाल बना रहे हैं, 2 अच्छे सवाल उनसे नहीं डाले जा रहे हैं पेपर में। 3 संख्याओं का अनुपात 5, 7 और 9 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो ये बहुत आसान सवाल है। अगर मान लो आप संख्या एक 5x है, एक 7x है, एक 9x है, तो अनुपात तो यही आएगा। मैं अगर बोलूं इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम होगा 5, 7, 9। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं है वो सबको एक साथ ले लेते हैं, तो ये उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ये एलसीएम 1260 के बराबर दिया हुआ है। आपको मान क्या बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है, इसके बीच का जो अंतर है वो 4x है। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, और x का मान निकालोगे तो 4x का मान भी निकल जाएगा। आप काटोगे तो कट जाएगा, 9 से काट दो इसे, 9 1 9 और 9 चौक 36, फिर 7 से काटोगे हो जाएगा 20, और 5 से काटोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। और ये 4x की वैल्यू चाहिए, तो 4x की वैल्यू 4 गुणे 4 जो अंतर है वो 16 के बराबर होगा। यही सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब मेरे को नहीं समझ में आया यार कि क्यों, क्या, कैसे कैसे पेपर कौन बना रहा है। मतलब डिपार्टमेंट में बैठा हुआ कोई बंदा 1-2 सवाल तो अच्छे डाल देता, कोई सवाल अच्छा नहीं डाला हुआ है। अब ये सवाल देखो क्या करोगे, गोलों की त्रिज्याएं 4-5 के अनुपात में उनकी आयतन, जो वॉल्यूम होता है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी 4 है और इसकी 5 है, तो वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब के अनुपात में होगा। तो 64 और 125 का होगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। क्या ही पूछा यार, मतलब 2 या 3 सेकंड सवाल खत्म। अगला सवाल दिया हुआ, यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु की योग की 4 गुनी है। अब जैसे मैं यूं कह देता हूं, जरा ध्यान से देखो, एक फादर की बात करता हूं और सन्स की बात करता हूं, फादर और सन्स की कंबाइंड बात करता हूं। सवाल ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु की योग की 4 गुनी है। मैंने मान लिया कि सारे बच्चों के जो एज का योग है वो x है, तो फादर की जो एज हो जाएगी इसकी 4 गुनी है, 4x हो जाएगी। बोल रहा है 6 साल बाद पिता की आयु, 6 साल बाद, 6 साल बड़े होंगे, 4x + 6 हो जाएगा। और 6 साल बाद तीनों बच्चों की आयु का योग कितना होगा। भाई हर बंदा जो है अपने से 6 साल बड़ा होगा,
तो अगर 3 बंदे हैं तो 6 साल एक में बड़ा होगा, 6 साल में दूसरे में बड़ा होगा, 6 साल में तीसरा, और तीनों का अगर सम करें तो पुराने सम में 18 और जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा। तीनों बच्चों के एज का सम 6 साल बाद हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ये जो है इसका 2 गुना है, तो बच्चों की योग को भी 2 गुना कर दो, इसको बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तो 4x में 2x घटाओगे 2x आएगा, और 18 दूनी 36 में 6 घटाओगे ये इतना आ जाएगा, और x की बात करोगे तो 15 आ जाएगा। और पूछा है कि पिता की इस वक्त की आयु कितनी है, तो 15 चौका 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष है। कितना समय लगा सवाल को लगाने में? मतलब क्या ही बोलूं, इसी वीडियो में 4-5 बार बेइज्जत कर चुका हूं मैं उनको, ठीक है ना, कि क्या बैठे हैं डिपार्टमेंट में लोग, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो अच्छा डालते। एक क्वेश्चन खाली अच्छा डला हुआ है, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं डला हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन खाली अच्छा डला हुआ है जो आखिरी का क्वेश्चन है। सवाल दिया हुआ, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, अगर 4 साल का 40% है तो 1 साल का साधारण परसेंट 10% होगा, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज 10%, 10%, 10% लगता है, तो 4 साल में 40% हो जाता है। अब बोल रहा है रेट नहीं बदलना, आप खाली 4 साल के लिए कंपाउंड कर देना है, तो ये प्रिंसिपल है, इस पे वो बताना आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% अगर जो है आपका 1 साल का ब्याज होता है, तो 4 साल का जो रेट इक्विवेलेंट होता है, जो इक्विवेलेंट रेट परसेंट होता है, वो 46.41% होता है। 46.41% होता है। तो ब्याज निकालना है तो 80,000 का 46.41% बस निकाल लो। मतलब 8 का कुल मिला जुला के गड़ा करना है। 8 कम 8, 8 चौका 32, 8 छंग 48, 3 51, और 8 चौका 32, 5 37, 37,128, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि अगर 10% रेट है, 10% रेट है, तो 4 साल का जो है, 4 साल का ये 46.41% बनाता है। नहीं पता है तो आप इसको ऐसे सक्सेसिव निकाल लीजिए, पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। पहले 2 साल मिलके 21 बनाएगा, दूसरे 2 साल मिलके 21 बनाएगा, और फिर ये दोनों का मिला के 42 प्लस 21 गुणे 21 अपॉन 100 होगा। 21 गुणे 21 441 होता है, तो 4.41 बनाएगा। ये हो गया 46.41%। ये हमने कैसे निकाला है? सक्सेसिव से निकाला है। जिस बच्चे को नहीं पता हो, ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ लोगे तो उन्होंने ये रटवा रखा होगा। 10% वाला तो 4 साल तक का सारे शिक्षक रटवा के चलते हैं भैया। जितने शिक्षक है सारे के सारे शिक्षक इसको रटवा के चलते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं मुझे मैथ आती है, क्योंकि इस मैथ में कोई दम नहीं है। मैथ में कुछ दम होती तो बोलता भी कि मुझे मैथ आती है। ये तो मतलब ऐसी है कि हर शिक्षक को आती है। हर छोटे से यूट्यूब पे अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है उसको भी आती है। वो भी सीजीएल मेंस का पेपर आपको एकदम हलवा बना के बता देगा कि वाहियात है और हलवा है। इस सवाल को देखो, एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है, उसका आयतन 448 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें थोड़ा सा समय बचाने का एक तरीका है कि बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन का जो आयतन होता है पाई, आर स्क्वायर 8/पाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू एच होता है, और आपको हाइट ही पूछी है, ठीक है ना। तो 1 पाई से 1 पाई कट जाता है, 448/8 स्क्वायर इंटू पाई 22/7 आएगा, 22/7 आएगा। जरा ध्यान से देखो, जो h होगा ये 22 का 11 कहीं से कट नहीं रहा है, 11 कहीं से कट नहीं रहा है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें 11 का मल्टीपल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका मतलब 8 स्क्वायर इंटू 7 करोगे तो ये 448 से काट देगा, तो जो h होगा वो 22 सेंटीमीटर सीधे सीधे आ जाएगा। तो कुछ तो कभी कभी बुद्धि लगानी होती है। अगला दिया हुआ 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते वक्त आपको यह बताया जाता है कि अगर 1 साल में 5% मिल रहा है तो 6 साल में 30% ब्याज मिलेगा उसके मूल रकम का। तो पहले वो 100% था, 30% ब्याज मिला, अब वो कितना हो गया? 130% हो गया। 130% की वैल्यू सवाल में दी हुई है 4160, ठीक है ना। अब बस आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, वही आपकी मूल रकम होगी। 100% की बात करें 4160 अपॉन 130, ठीक है ना, और इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 416 था ना, ये 416 है। 13 से काटोगे 13 3 39, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 3200, ठीक है ना। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 3200, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सारे बड़े भाई आते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। 6a² की वैल्यू दी हुई है सीधे सीधे फॉर्मूले पे, ये है 1728, ठीक है ना। a की वैल्यू निकालोगे 12√2 आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे आ जाएगा, करके देखो 12√2 ही आएगा, ठीक है ना। अब जब ये 12√2 आया तो आपको a क्यूब निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो 12 का क्यूब निकालोगे, इंटू 2 निकालोगे और √2 निकालोगे। 12 का क्यूब किसी को नहीं याद होगा तो 144 गुणे 12 करना, ठीक है ना। 144 गुणे 12 करना और फिर गुणे 2 करना और √2 करना, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, ठीक है ना। और 12 चौक 48, 4 52 और 12 कम 12 5 17, 1728 गुणे 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर 2 करोगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 मतलब 17 दूनी 34, ठीक है ना। 34 56 √2 आ जाएगा। 34 56 √2 ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। बहुत मामूली सा सवाल था, कुछ दम नहीं था भाई साहब, कुछ दम नहीं था। कुछ तो पूछ देते, कुछ तो पूछ देते। ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल है और वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। क्या दिया हुआ है सवाल, जरा ध्यान से पढ़ो। दिया हुआ है कि एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर अर्धगोला बनाया गया है। ये बेलन है आपका, इस पे एक अर्धगोला बनाया गया है। दूसरे सिरे पे एक कोन बना दिया गया है और ध्यान से देखो, इसकी जो हाइट है वो 7 दी हुई है, इसकी जो हाइट है वो 7 दी हुई है और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है मतलब कॉमन सबकी जो त्रिज्या है, जो आर दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे अर्धगोले का निकालना होगा। तो अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और आधे मतलब फुल गोले का होता है तो 2/3। ध्यान से देखते रहना, कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं। आर क्यूब हो गया, बेलन का क्या हो जाएगा, पाई r² h, ठीक है ना। h दिया हुआ है। साथ में अगर मैं कोण की बात करूं तो 1/3 पाई r² इंटू h हो जाएगा, होगा ना, h होगा। ध्यान से देखो, इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है, पाई कॉमन है। पाई कॉमन है और पाई का मतलब 22/7 होता है, 22/7 होता है। नीचे 11 से कटने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो किससे, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जो भी हमारा नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी 11 की खाली चेक कर लो। जैसे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 है तो 8 3 11, 11 5 16, 16 में से 8 घटाओगे तो ये ना 11 से डिविजिबल होगा ना 0। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या इवन पेस और ऑड पेस की जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका सम करके घटा दो, या तो 0 होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही है 6 2 8, 8 7 15, 7 6 13, 2 15, यही खाली एक 11 से डिविजिबल नंबर है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें एक बच्चा ये होगा जो अननेसेसरी टाइम किल करेगा, एक बच्चा होगा जो बुद्धि लगाएगा, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा, सवाल को निपटा देगा। ये सवाल टफ सवालों में से एक था, लेकिन अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी है तो सबसे आसान और सबसे वाहियात सवाल था, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो। मतलब मैंने तो ये फिगर बना के आपको बताया, मेरे को देख के समझ में आ गया था कि पाई कहीं से कटेगा नहीं, पाई कहीं से कटेगा नहीं, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तुरंत ही निपट गया क्वेश्चन। तो ये करना बहुत जरूरी है, अगर ये करने नहीं आता मतलब तैयारी थोड़ी वीक होगी। लेकिन पेपर ही बहुत बेकार है, पेपर बहुत ही ज्यादा सड़ा हुआ है। अब दिया हुआ है साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए, व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब ये सभी a के मानों के लिए ट्रू होगा, सभी a के मानों के लिए ट्रू होगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने a इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया, a इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया। क्यों, इसकी वजह से क्या है, साइन ए 1 हो जाएगा, कॉस ए क्या होगा 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा पहला। माइनस साइन के पावर 4a है तो ये 1 के पावर 4 1 होगा, कॉस के पावर 4 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और कोसेक ए भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। साइन और कोसेक तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। किसी और तरीके से इसको करते तो बहुत टाइम लगता, वैल्यू पुट कर दो, सवाल निपटा दो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, संदीप एक ओवरकोट को 8,540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान से देखो यार, 122% की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है भाई, 22% का लाभ कमाया है तो 100% मूल रकम वसूला, 22% जो उस पर लाभ वसूला है, 122% की वैल्यू 8,540 है, 8,540 है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको भाग दूं तो 122 ये होगा 70, 100%, 1% की वैल्यू 70 हो जाएगी, 100% की वैल्यू निकालोगे 7,000 हो जाएगी। अब सवाल देखो कितनी देर
लगा इस सवाल को करने में? मतलब जब आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया भी जाता है ना, इससे अच्छा सवाल पहला सवाल लेके शिक्षक समझाता है, इतना घटिया सवाल वो भी नहीं समझाता है। लेकिन क्या करें, डिपार्टमेंट में बैठे टीसीएस वालों के पास जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं ना, उनको बनाने नहीं आता सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 था? अब देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 20, तो 20 अगर कोई थी, एक घट गया तो 19 बचा। 10% का मतलब 10 कोई चीज थी, एक घट गया तो 9 बच गया। 15 का मतलब क्या होता? 3/20। 20 अगर शुरुआती कीमत थी तो घट गया तो कितना बचा? 17 बचा। जरा ध्यान से इसको गुणा करो, ये हो गया 4,000। शुरुआती कीमत अगर 4,000 थी तो ये 17 गुणे 9 गुणे 19 हुआ, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं मैं 2 से गुणा कर देता हूं इधर पे, तो 2 से इधर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, शुरुआती कीमत हमारी 8,000 हो जाएगी, तो नई कीमत हमारी ये होगी। अब हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में, देखो भैया हमारे इधर 0 नहीं आना है, तो मतलब 4 आएगा, 1 आएगा, बस यही चेक करना है आपको। तो ये हो गया 9 सत्ते 63 3 और 9 दूनी 18 8, 8 सत्ते 56, सॉरी 1 मिनट जरा रुक लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं। पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10%, 15% कमी है। 5% 20, 20 से 19, 10% 10 से 9, 15% हो गया, तो 3/20, 20 से 17, ठीक है। 9 9 81, ठीक है ना, 9 का 9 गुणा के 81 और 7 का 2 गुणा 7 दूनी 14, 4 1 कम 4, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी अगर पूरा आपको गुणा करना, पूरा गुणा कर लो, ठीक है ना। 9 सत्ते 63 3, 9 दूनी 18, 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? मतलब इसकी वैल्यू बतानी आपको क्या होगी यार, बहुत ही नहायत, बहुत ही घटिया सवाल है। ध्यान से देखो, खाली जेड स्क्वायर का टर्म देखो, फिर वाई स्क्वायर का टर्म देखो। जब इसको स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर आएगा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर आएगा, और ये दोनों के बीच में प्लस साइन है तो दोनों जुड़ेगा, तो ये 25 और 4 29 हो जाएगा, और 25 घटा दोगे तो प्लस का 4z स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो, एक्स वाई का टर्म ना इसमें दिया हुआ है, जेड वाई का टर्म ना इसमें दिया हुआ है, और ना आएगा। जेड और वाई यहां से गुणा होगा और यहां से गुणा करेगा, 5 2 कट जाएगा वो दोनों। तो हमें सिर्फ वाई का टर्म निकालना था और जेड का, जेड इतना आएगा प्लस में। तो जितने ऑप्शन निगेटिव वाले हैं वो तो हमने निपटा दिया। अब बात ये आ रही है कि 19 आएगा 29 आएगा, तो 5 5 25 तो यही हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर, इधर से निकालेंगे तो 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कुछ घटने को नहीं है, तो 29 वाई स्क्वायर आएगा, किसका? प्लस का आएगा, 29 वाई स्क्वायर प्लस का आएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये भी सवाल इस पेपर में क्यों दिया गया मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को सीरियसली नहीं पता कि क्यों दिया गया। अलजेब्रा के कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा गया। ये भी सवाल है प्रोबेबिलिटी का, इससे वाहियात क्या ही क्वेश्चन पूछा जाए। प्रोबेबिलिटी मैंने इतने नेक्स्ट लेवल तक बैच में आपको पढ़ाई है, यूट्यूब पे भी लगभग पूरी वीडियो अपलोड की है। बोल रहा है कि भैया एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, एक पासे पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी, जब पहली बार फेंका जाएगा तो 1/6 आएगा, दूसरी बार भी 5 आना है तो 1/6 आएगा। अब 3 सिक्के उचारे गए हैं, हेड आए तो 1/2, टेल आए तो 1/2, 3 बार किया गया है तो 3 बार में 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगा। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सबका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 6 2 2 2, गुणा करके निकालना है आपको। जरा निकाल के देखो, 36 गुणे 8 करोगे 288 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। यही सवाल था, इससे ज्यादा वाहिया सवाल नहीं हो सकता। सबको समझ में आ रहा है भाई? एक बार पासे को फेंकोगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6, ठीक है ना। और 2 बार पासा उछाला गया तो 1/6 इंटू 1/6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिक्का उछाल रहे हो तो हेड आएगा तो 1/2, फिर दूसरी बार फिर 1/2, फिर तीसरी बार 1/2, सब इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं, या का सेंस नहीं आता है, तो फिर आप सबको गुणा कर देते हो। हमने सबको गुणा कर दिया, हमारा जवाब सही क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मैंने मान लिया कि एक संख्या x है, दूसरा y है, तो ये दोनों सम जो है 37 के बराबर होगा। बोल रहा है कि एक भाग का 5 गुना, मान लो x का 5 गुना हमने ले लिया 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना 11y जो है, ये मिला के किसके बराबर है? 227 के बराबर है। इसमें अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 इधर गुणा हो जाएगा, 5 इधर गुणा हो जाएगा, घटा दूं, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाऊंगा तो ध्यान से देखो, 11 में से 5 घटाओगे 6y आ जाएगा, और 227 में पहले 5 का इसे गुणा कर लो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 15 और 3 18, तो 227 में 185 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 12 में से 8 गया 4, और ये 0 हो गया, और फिर y निकालोगे तो 6 सत्ते 42।
तो y का जो मान होगा वो 7 आ जाएगा, जो x का मान हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। पूछ रहा है जो कम है उसका 9 गुना कितना होगा। कम हमारा जो मान आ रहा है y है वो 7 है, इसका 9 गुना 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हो। मीडियन 11 है तो जो मिड वाला टर्म होता है 5 इधर 5 इधर, छठवां टर्म जो होगा वो मीडियन कैसे निकालते हो आप। माध्यिका निकाल रहे हो, मीडियन जो निकाल रहे हो, मीडियन कैसे निकालते हो। मीडियन या माध्यिका निकालते हो। अगर ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म है तो मिड वाला टर्म क्या होता है, मिड वाला टर्म आपका मीडियन होता है, मिड टर्म जो होता है वो मीडियन होता है। लेकिन अरेंज हम कैसे करते हैं, अरेंज हम करते हैं छोटे से बड़े की तरफ, अरेंज हम करते हैं छोटे से बड़े की तरफ और फिर मिड वाले टर्म को मीडियम बोलते हैं। तो बोल रहा है कि भैया कि एक तो ये जो नंबर है इसमें आप पहले तो मीडियन निकाल लो, पुराना वाला मीडियन निकाल लो। तो सबसे पहले आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका पहला 35, ध्यान से देखना, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, जरा ध्यान से देखो, छठवें नंबर तक पहुंचना है, ठीक है ना। 35, 41, फिर 46, ये तीसरा नंबर हो गया, फिर 48, घूमे ना कहीं, ये हो गया चौथा नंबर। फिर पांचवें की तरफ चलोगे तो ये हो गया पांचवा नंबर और ये हो गया आपका छठा नंबर। ये आपका क्या हो गया, मीडियन। जो मीडियन था शुरुआती दौर पे, जो माध्यिका थी पहले, अभी माध्यिका थी वो क्या थी, 56 थी, माध्यिका थी 56 थी। अब ये कह रहा है कि 88 को 93 से रिप्लेस कर दो, 88 को 93 से रिप्लेस कर दो और 41 को 47 से रिप्लेस कर दो और नई माध्यिका बताओ। अब देखो आपका 56 मिड में है, सारे छोटे नंबर इधर में, सारे बड़े नंबर इधर में है। तो जब तक आप इस वाले नंबर को रिप्लेस नहीं करोगे आपकी माध्यिका बदलेगी ही नहीं, आपकी माध्यिका बदलेगी नहीं। अगर गलती से माध्यिका जो है 41 आ रहा होता या फिर 88 आ रहा होता तब तो माध्यिका में परिवर्तन होता, क्योंकि माध्यिका आपकी 56 है और माध्यिका अगर आप बदल नहीं रहे हो तो यहां किसी भी नंबर का परिवर्तन करो, इधर किसी भी नंबर का परिवर्तन करो, इधर किसी का नंबर का परिवर्तन करो और इधर किसी नंबर का परिवर्तन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा नंबर हटा के दूसरा बड़ा नंबर डाल दो, एक छोटा नंबर हटा के दूसरा छोटा नंबर डाल दो, माध्यिका माध्यिका रहेगी। तो माध्यिका में परिवर्तन क्या होगा, माध्यिका में परिवर्तन 0 होगा। ये सवाल है, मेरे को नहीं पूछा, सेम सवाल 2 बार पूछा गया है, जरा सा डेटा बदल के। इस पे तो और क्रिटिसाइज करने लायक था कि क्या पेपर बनाया है। बोला है 11 परिणामों का औसत 59 है, तो 11 परिणामों का कुल टोटल कितना हो जाएगा, 11 गुणे 59, और 10 परिणामों का औसत 58 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10 गुणे 58। तो 10 टोटल का नंबर सम इतना है और 11 का इतना है, दोनों को घटा देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगी। इसको घटाते वक्त एक बच्चा ऐसा होगा कि जो इसको कूड़ा करके घटाएगा और एक बच्चा ऐसा होगा जो इसमें देखेगा कि ये 58 + 1 लिखा हुआ है, उसको ऐसे दिख जाएगा। तो वो क्या काम करेगा, वो 58 कॉमन लेगा और उसके बाद क्या कहेगा, 11 में से 10 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा और साथ में 11 और जोड़ देगा, तो 58 11 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। वो इसको इस तरीके से सॉल्व करके अपना समय बचा लेगा, जहां पे ऑप्शन 3 इसको टिक कर लेगा। अगला सवाल है, एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार 54, 62, 65, 70, 60, 59 और 55 है। तो माध्यिका मतलब मीडियन वेट क्या है। मीडियन वेट के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहला नंबर ये है, 7 नंबर है तो चौथे नंबर तक पहुंचना है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ध्यान से देखो, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, इसके बाद ये 5वां, 6वां, 7वां होगा। तो चौथा नंबर चाहिए, वही हमारा मीडियन वेट होता है। तो 60 हमारा मीडियन वेट हो जाएगा। भाई मीडियन क्या होता है, अगर ऑड टर्म्स है तो 7 में से ऑड टर्म्स में मिड वाला टर्म होता है, तो चौथा टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। और चौथा टर्म हम नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस बनाते हैं, बड़े छोटे से बड़े की तरफ क्रम लगते हैं, फिर वो बनाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक सवाल और है, ठीक है ना। ए, बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ए, बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपए का निवेश किया। एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने परिश्रम के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 14,750 था। तो इस लाभ में सी का हिस्सा क्या है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक बात ऐसे समझो, ये जो आपका लाभ हुआ इसमें 20% तो सीधे सीधे ए के पास चला जाएगा। उसके बाद इसका जो 80% बचेगा, इसका जो 80% बचेगा, या यूं कह दो इसका जो 4/5 बचेगा, वही किसमें बचेगा, वही ए बी सी में उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बचेगा। तो जो रेशियो निकालते हैं पार्टनरशिप में, वो उनका पैसा इनटू
कितने नंबर आप मंथ के लिए है उनके गुणनफल के रेशियो के हिसाब से निकालते हैं। जैसे ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें तो सब में हजार 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 है, तो 3 जीरो हटा के कैलकुलेट करेंगे अपन। तो पहला 12 महीने के लिए 7,000 की जगह मैं सिर्फ 7 लिख रहा हूं। बी की बात करूं तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 8,000 की जगह सिर्फ 8 लिख रहा हूं क्योंकि 3 जीरो यहां सब जगह से कट जाएगा। फिर अगला 6 महीने के लिए और 12,000 कर रहा है तो 12,000 के सिर्फ 12 ले लिया। तो इस रेशियो में बटेगा, लेकिन कितना, सिर्फ 80% फंड ही इस रेशियो में बटना है। जब काटोगे तो 4 तेई 12 और 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, ये रेशियो हो जाएगा 21, रेशियो 10 दूनी 20 और रेशियो 36 18। टोटल अगर करोगे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 20 21 41 18 59, कितना हो जाएगा 59 टोटल है। ये 59 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 14,750 गुणे 4/5। ठीक है, आपको चाहिए क्या, सी का हिस्सा चाहिए, आपको 18 की वैल्यू चाहिए, आपको 18 की वैल्यू चाहिए। तो 14,750 गुणे 4/5, ठीक है ना, ये गुणे 18 हो जाएगा बटा 59 हो जाएगा। 59 को ध्यान से काटोगे ये 25 गुणा कट जाएगा, ये 25 का 0 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे, तेरा ध्यान से देखो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 50। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 18 गुणे 4 गुणे 50। ध्यान से देखो, 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 3600 गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका गुणा भाग भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ बच्चे देख के घबरा सकते हैं और इसको 1.5-2 मिनट तक ले जा सकते हैं एग्जाम में, जबकि ये 40-45 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन क्रैक हो जाने वाला था। आई थिंक ये आज का, अच्छा हाँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आया था। यही एक ही क्वेश्चन है जो सोचने समझने लायक था, लेकिन वैसे भी कुछ खास नहीं था। दे रखा है, रत्नेश और विनेश बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। जरा ध्यान से देखना, एक रत्नेश है एक विनेश है। पहले दिन रत्नेश ने काम किया तो दूसरे दिन विनीत ने काम करेगा, फिर रत्नेश ने काम किया तो फिर विनीत ने काम किया। ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। रत्नेश स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, रत्नेश पहले दिन काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, और ये सारे मिलके काम कंप्लीट करते हैं 54 दिन में। कितने, 54 सही 3/4 में। तो ध्यान से देखो, अगर रत्नेश ने स्टार्ट किया है तो 2 दिन में जब इवन नंबर होगा तो विनीत एंड करेगा। कौन एंड करेगा, विनीत। 54वें दिन कौन एंड करेगा, विनीत। तो आखिरी दिन जो ये 3/4 आखिरी दिन काम है वो किसने किया है, वो रत्नेश ने काम किया है, रत्नेश ने काम किया है। तो आप यूं कह सकते हो, रत्नेश कितने दिन काम करेगा, दोनों आधे आधे दिन काम कर रहे हैं, तो रत्नेश 27 सही 3/4 दिन काम करेगा। विनीत कितने दिन काम करेगा, 27 डेज काम करेगा। ये बात समझ पा रहे हो, फिर से समझाता हूं मैं, थोड़ा इसमें समय लूंगा। 54 सही 3/4 दिन टोटल काम होता है। रत्नेश स्टार्ट करता है, विनीत इंद करता है। तो ये पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये, तो इवन वाले प्लेस पे विनीत खत्म करेगा। तो 54वें वाले दिन कौन खत्म करेगा, विनीत। तो ये 3/4 कौन काम करेगा, ये काम करेगा रत्नेश। तो 27 दिन रत्नेश काम करेंगे, 27 दिन विनीत काम करेंगे, 54 दिन काम हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ 3/4 काम करेगा वो कौन करेगा, रत्नेश काम करेगा। तो रत्नेश काम करेगा 27 सही 3/4 दिन काम करेगा, और जो विनीत काम करेगा वो सिर्फ 27 दिन काम करेगा। अब सवाल में एक और चीज दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है रत्नेश के विषय में कि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में कर सकता है। रत्नेश की बात करें तो रत्नेश जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, ये 1/48 यूनिट काम कर सकता है। भाई 48 दिन में अगर पूरा काम खत्म कर देगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/48 यूनिट काम खत्म कर लेगा। कितने दिन काम कर रहा है जरा ध्यान से देखो, 7 चौक 28 और 8 3 11। ठीक है ना, या ऐसे कर लो, 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 प्लस 3, ये हो गया 111/4 डेज, 111/4 डेज। अगर रत्नेश एक दिन में 1/48 यूनिट काम कर रहा है तो रत्नेश 111 सही 4 दिन में कितने यूनिट काम करेगा। तो आप बोलोगे, इसको गुणा कर दोगे तो 111/4 1/48, यही ना, यही काम करेगा। 111 गुणे 1/48 और 111/4। ठीक है ना, ये इतना काम करेगा वो। अगर इतना काम करेगा तो जरा इसको ध्यान से देखो, कितना काम हो चुका होगा, इतना काम हो चुका होगा, गुणा कर लो 4/32 और 4 चौका 16, 4/32 4 चौका 16, 16 3 19, 192 वर्क हो गया। 111/192, 111/192 काम वो कर लिया होगा पूरे काम का। इसका क्या मतलब है, रत्नेश की बात कर रहे हैं, अगर टोटल काम 192 होगा तो रत्नेश ने 111 यूनिट काम कर दिया होगा। बचा हुआ काम किसने किया होगा,
बचा हुआ काम जो है विनीत ने किया होगा, बचा हुआ काम विनीत ने किया होगा। तो कितना काम बचा हुआ है? 92 में 111 घटा दो तो आपके पास बचा हुआ 81 यूनिट काम, 81 यूनिट काम बचा हुआ है। 81 अपॉन 192 काम बचा हुआ है, यही ना भाई। 192 टोटल था तो 111 यूनिट भाई रितनेश ने निपटा दिया। तो विनीत ने कितना निपटाया होगा? 81/192 यूनिट निपटाया होगा। अब इसको इतना निपटाने में कितना दिन लगा है? 27 दिन लगा है, यही हो रहा है ना, 27 दिन लग रखा है। 27 दिन में उसने 81 सही 1/92 यूनिट निपटाया है उसने। यही तो इसका मतलब है, और क्या ही मतलब आप मेरे को बताओ। अब जब यही इसका मतलब है तो आपको निपटाना है कि उसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, तो 27 से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगी क्षमता कितना है। 27 से काटोगे 3 कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौका 12, ये हो जाएगा 1/64। एक दिन में उसकी जो क्षमता है 1/64 यूनिट काम करने की है। एक दिन में 1/64 यूनिट काम करने की है, तो कितने दिन लगेगा उसे अकेले काम करने में? 64 दिन लगेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जैसे इसकी क्षमता 1/48 थी एक दिन में, एक दिन अगर वो 48 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब एक दिन में उसकी जो क्षमता 1/48 यूनिट की है, तो यहां हमने इसकी क्षमता निकाल ली कि 1/64 यूनिट जो काम है वो एक दिन में कर सकता है। 1/64 यूनिट काम वो एक दिन में कर सकता है, तो मतलब उसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 64 दिन लगेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये लास्ट सवाल है जो अभी कराया, बस वही सवाल है, खाली नंबर बदल के दे दिया गया है। क्या? 11 परिणामों का औसत 60 है, तो 11 गुणे 60 इनका टोटल सम हो जाएगा। 10 परिणामों का 59 है, तो 10 गुणे 59 इनका सम हो जाएगा। तो 11 में से 10 का सम माइनस करोगे तो 11वां परिणाम आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या काम करो, इसको 59 + 1 देख लो, 59 कॉमन लोगे तो 11 - 10 हो जाएगा और प्लस में 11 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 59 + 11 आ जाएगा, इसका मतलब कितना है? 70 हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। दो सेम सवाल आपके मेंस के एग्जाम में सीधे सीधे दे दिया गया है। सिर्फ यही एक सवाल था जिसको कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों ने टाइम एंड वर्क सही से पढ़ रखा है तो इस सवाल में कोई दम नहीं था। तो जितना सवाल आया था उसमें सिर्फ यही एक सवाल था जो थोड़ा समझने में किसी बच्चे को समय लग सकता है, बाकी सारे के सारे सवाल एकदम ही इजी, एकदम ही वाहियात थे। इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत ही आसान है। अगर आप देखोगे तो बच्चों के जो है जो स्कोर है वो भी बड़े अच्छे अच्छे गए हैं। कटअप भी तकरीबन 20 नंबर 22 नंबर के आसपास आगे बढ़ेगा, क्योंकि पेपर ही बहुत ज्यादा मैथ का आसान आया था, और मैथ का जब पेपर आसान आता है तो कटअप आगे बढ़ता ही बढ़ता है। शिफ्ट में पेपर नहीं हुए हैं तो स्कोर बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी का मैथ बहुत अच्छा नहीं है, कोई एक अच्छे शिक्षक की तलाश कर रहा है और कोई बच्चा मेरे साथ तैयारी करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे मेंस का बैच चल रहा है, या यूं समझ लो कि आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए एक बैच चल रहा है कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप पड़ा हुआ है, उस ऐप में जाएंगे, 100 रुपये की मात्र फीस है, उसे पे करके आप जो है मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको अगले साल की तैयारी करना है, बेसिक बैच पूरा कंप्लीट मेरे से पढ़ना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप पड़ा उसमें जाइएगा, और बीच बीच में ऑफर आता रहता है जिसमें आपको बेसिक बैच 50 रुपए से लेकर 10 रुपए में मिल जाता है। मैं ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, तो उस समय का वेट करके लीजिएगा। अभी उसका प्राइस जो है वो 900 रुपये के आसपास चल रहा होगा, क्योंकि मेरा एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, एक अलग ही यूनिट है माई पाठशाला नाम से। तो वहाँ के बच्चे जब कोर्स में इनरोल करते हैं तो फीसेज वहाँ पे 1000 रुपये रहती है। लेकिन अभी जो इस चैनल, मेरे पर्सनल चैनल है ये जो सर अनफिल्टर, इन बच्चों के लिए मैं किसी समय महीने में ऑफर निकालता हूँ जिसमें वो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये में एनरोल करके मेरे साथ वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो विदा दीजिए मुझे इस वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ और बेहतर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।